हाँ, अभी जो आपने पढ़ा है कि अंतः पद की रिक्त संज्ञा होती है, यानी किसी मंत्र विशेष में अंतः पद हो लेकिन वो अंतोदात हो। कंडीशन ध्यान रखिएगा, सूत्र ध्यान रखिएगा कि कोई भी अंतः, सारे अंतः पद विपरीत संज्ञा नहीं होती है। कंडीशन क्या है कि अंतः पद में आदि अंतोदात हो। ठीक है, उदात का कोई चिन्ह होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। उदात का चिन्ह नहीं होता, ये नहीं होता भैया, आपने हमें बताया था अनुदात का चिन्ह होता है और स्वरित का होता है, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। उदात का कोई चिन्ह नहीं, अनुदात का क्या चिन्ह होता है? उदात का ना, जैसे कि और लेटी जो रेखा होती है ना, वो चिन्ह होता है उसका, जैसे शिरो मात्रा हम लेटी हुई लगाते हैं। और ठीक है, स्वरित का होता है तो खड़ी ऐसा, मात्रा। हाँ, बहुत बढ़िया। अंतः पद जो अंतोदात हो, ठीक है, अंत में त में जो भी है उस पे कोई चिन्ह ना हो, तो ऐसा पद रेफित संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जितने भी सूत्र आएंगे अभी, ये सभी जो है रिफित संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, अगला जो है इसमें, हाँ संगीता पढ़ना अगला सूत्र। जी भैया, यहाँ से स्पर्शे चोषः प्रत्यय पूर्व पदाः। समास के पूर्व पद में स्थित ऊषः पद स्पर्श वर्ण परे होने पर विपित संज्ञक होता है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये भी क्या है, आगे यहाँ से लेकर मतलब टोटल 17 सूत्र आते हैं रिफित संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि समास के पूर्व पद, यानी ऐसा कोई पद जिसका हम समास विग्रह कर सकते हैं, उसके पूर्व में, पूर्व पद यानी प्रथम पद उषा होना चाहिए। ठीक है, और इस उषा पद के बाद जस्ट बाद कोई जो है स्पर्श वर्ण से बना हुआ कोई पद हो। ठीक है, तो उसमें उषा पद की क्या हो जाती है, रिफित संज्ञा। कंडीशन क्या कहते हैं कि प्रथम पद, पूर्व वाला जो पद होगा समास विग्रह करने पे, ठीक है, समास के लिए दो पद चाहिए, तो उसमें उषा पद होना चाहिए, और उषा पद के जस्ट बाद कोई ना कोई स्पर्श वर्ण। ठीक है, स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं, कितनी संख्या है स्पर्श वर्ण की? हाँ चलो बताओ। 25, 25, 25। 25। ठीक है, यानी उषा पद के जस्ट बाद स्पर्श वर्ण हो। तो देखिए यहाँ पे उषा, उषा है, उषा के बाद जो है यहाँ पे ब जो है स्पर्श वर्ण है या नहीं है, ये बताओ। है भैया। है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो उषा पद की रिक्त संज्ञा हो जाएगी। ये वाला भी पद क्या हो जाएगा, रिक्त संज्ञा हो जाएगी। ये वाला होगा उषा उषो होगा तो नहीं क्यों, भैया, नहीं होगा तो हाँ क्यों भैया नहीं क्योंकि होगा बच्चा उषा के बाद लोग? जो उकार, उषा के बाद जो उकार है ना, हाँ, वो स्पर्श वर्ण नहीं है ना, बहुत क्लियर है बच्चा वो ये स्वर है। सूत्र कि स्पर्श, जी हाँ सर। कि स्पर्श से क्या उषो, यानी स्पर्श वर्ण से जस्ट पहले उषा पद हो। ठीक है, पूर्व पद है, पूर्व वाले पद में उषा हो, उसके जस्ट बाद जो है स्पर्श वर्ण हो, तो ऐसा जो है उषा पद क्या हो जाती है, द्वितीय संज्ञा। तो आपको सूत्र याद रखना है, एग्जाम्पल सूत्र समझ जाओगे तो एग्जाम्पल कुछ भी दे दिया जाए आप उसे घटित कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चले आगे कुछ विशेष, चले इसी प्रकार से जैसे आपने पढ़ा कि अंतः पद, अंतोदात वाला अंतः पद द्वितीय संज्ञा होती है, उसी प्रकार से किसी पद में यदि प्रातः पद है, ठीक है, तो ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार वो भी क्या हो जाती है, दीक्षित संज्ञा हो जाती है। बहुत सिंपल है, कुछ विशेष नहीं। अब प्रातः इसका सूत्र ही है। हाँ कोई समस्या है इसमें? हाँ चलो, कंडीशन याद रखना है, कौन सा सूत्र किस रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भैया जो प्रातः ठीक है, सूत्र है, जो प्रातः हाँ सूत्र है वो अपने आप में पूर्ण तो नहीं होगा, इसमें अनुवृत्ति आ रही होगी जरूर किसी की। तो आ रही अनुवृत्ति होगी बिल्कुल। कहाँ से आ हाँ रही है? तनुवृत्ति जो, इसके बीच में जो है बहुत सारे सूत्र और भी लगे हुए थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं था रिक्त संज्ञा से संबंधित। ठीक है, लगातार नहीं है, बीच में और भी सूत्र विशेष आए थे, उसको छाट अच्छा। करके जो है हटा दिया गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि लगातार सूत्र आ रहे हैं यहाँ पे, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था उन सबको जो है एक साथ रिक्त संज्ञा जहां जहां हो रही थी, सब जो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में दिया गया सबको एक जगह सिलेक्शन करके कर दिया गया। बीच में सूत्र आए थे, इस वजह से यहाँ पे अनुवृत्ति के थ्रू किया गया, जैसे आपने अष्टाध्याय वगैरह में पढ़ते होंगे।
ठीक है, चलिए आगे चले। उसके बाद अगला जो कंडीशन है, ठीक है, कि किसी भी मंत्र विशेष में यदि भा शब्द प्रयोग है लेकिन उससे जस्ट पहले देवम पद प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, तो भा पद की विकसित संज्ञा हो जाती है। कब होती है? जस्ट उस भा से जस्ट पहले कौन सा पद होना चाहिए? देवम, ठीक है, यानी देवम भा, यानी भा पद हो, उससे जस्ट पहले देवम पद प्रयोग किया गया हो, ऐसे भा की क्या हो जाती है? विकसित संज्ञा हो जाती है। सूत्र भी बहुत इजी है। अब चलो, ये समझ में आया देवम भा? जी सर। बताओ। जी ठीक है, भैया। जहां नहीं समझ में आएगा बिल्कुल पूछना, ठीक है। जैसे आपने अंतो उदात अंत पद को रिक्त संज्ञा देखा, प्रातः का रिक्त संज्ञा देखा, भा का रिक्त संज्ञा देखा, लेकिन भा में क्या है? कंडीशन है कि पूर्व पद में देवम होना चाहिए। उषा पद का देखा आपने, तो उषा पद के जस्ट बाद व्यंजन वर्ण आना चाहिए, स्पर्श वर्ण आना चाहिए, तभी उषा पद की रिक्त संज्ञा होगी। उसी प्रकार से किसी मंत्र विशेष में वध का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वध आदि उदातम। चलो ये क्या हो गया? जैसे आपने अंत पद का देखा था कि अंत पद हो लेकिन वो अंतो उदात हो, तभी अंत पद क्या क्या हो जाएगा? रिक्त संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगला क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वधा शब्द हो लेकिन ये क्या? आदि उदात, यानी शुरुआत में आदि उदात का चिन्ह लगा हो, यानी कोई सा भी चिन्ह ना हो, तो ऐसा वध पद क्या हो जाता है? रिक्त संज्ञा हो जाती है। अब चलो, कोई समस्या है इस सूत्र में? और सूत्र भी क्या है? वधा आदि आदि उदातम, बहुत सिंपल सा है। अब चलो, क्लियर है? जी भैया। हाँ, कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है। अगला सूत्र पढ़ना सुजाता। जी सर। करण उदात्तम। यानी अनुदात का चिन्ह कैसा होता है? क के नीचे क्या लगा होगा? सर चलो रेखा बताओ, अनुदात होगी। का चिन्ह क्या है? एक पड़ी हुई रेखा। ठीक है, कह रहे हैं कि करह यानी कह पद भी रिक्त संज्ञा होगा, लेकिन कंडीशन क्या? वो अनुदातम, यानी क के नीचे परिरेखा हो, तभी ये पद जो है रिक्त संज्ञा होगी। क्लियर है बच्चा? कह पद, अंतः पद, वधा पद, सबका अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। वधा पद आदि उदात हो, अंतः पद अंत उदात हो, कह पद जो है अनुदात हो, तो उसकी रिक्त संज्ञा हो जाती है। कितना सिंपल सिंपल सूत्र आपको याद रखना है, इसमें कुछ विशेष इसमें ट्रिक नहीं है, ठीक है, और कुछ विशेष इसमें समझने की आवश्यकता भी नहीं है। सूत्र याद रखिए, सर क्लियर हो जाए। इसमें ना हाँ क के नीचे वो चिन्ह नहीं है अनुदात्तों का। हाँ, उस समय जब मैं इसके नोट्स बना रहा था, आज से 3-4 महीना पहले, 3-4 नहीं, लास्ट ईयर, तो उस समय लैपटॉप में वो दात अनुदात स्वरित का चिन्ह लगाने वाला, ठीक है, मुझे आता नहीं था उस समय। अब फिलहाल कुछ महीने पहले ही सीखा हूँ कि कैसे वर्ड फाइल में, तब उस समय नहीं लगाया हुआ था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेगा, नहीं है तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो जी भैया। चले आगे। कह पद अनुदात हो तभी जी उसकी सर। रिक्त संज्ञा होती है। उसी प्रकार से अविवाह ये शब्द भी रिक्त संज्ञा होती है। सिंपल सा, जैसे आपने सिंपल पद देखा कि प्रातः जैसे रिक्त संज्ञा होती है, उसी प्रकार से अविवाह शब्द भी रिक्त संज्ञा होती है। ठीक, अगला जो इसमें देखोगे, देखो ये पद, ये सूत्र है सिंपल सा, ये कह रहे हैं, चलो इसको पढ़ो, निधि पढ़ो इसको। तदादः तदा तद आ पद पूर्व में हो तो आधा पद सिर्फ संज्ञक होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, अगला है कि अधः पद की रिक्त संज्ञा होगी जब उससे पहले तदा शब्द हो, ठीक है, तभी अधः पद की रिक्त संज्ञा होगी। सूत्र याद कर लीजिए, ये सूत्र। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि रिक्त संज्ञा से संबंधित कौन कौन सा सूत्र है या कौन सा सूत्र नहीं है,
तो यदि आपको सूत्र याद होगा तो बिल्कुल आप कर पाएंगे कि रिक्त संज्ञा से संबंधित ये सारे सूत्र आते हैं। ठीक है, मैचिंग के लिए दे सकता है, सत्य असत्य कथन के रूप में दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे सूत्र एक एक वर्ड में कहेंगे, दो दो शब्द विशेष आ रहे, पद आ रहे हैं। ठीक है, अधा पद की जो है, जैसे आपने उषा का देखा, उषा पद रिफित संज्ञा होगी जब इसके जस्ट बाद जो है क्या हो, स्पर्श वर्ण हो। उसी प्रकार से इसमें अधा पद जो है, अधा पद रिफित संज्ञा होगी जब उससे जस्ट पहले तदा शब्द हो, तभी। ठीक है, तदा बस अदा, यहाँ पे सिंपल सा है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। अब देखो अगला जो है, हाँ प्रियंका पढ़ना इसको, अगला सूत्र। हाँ हाँ हाँ, प्रागाथम का मतलब है सुक्तों में आने वाले। ठीक है, इसका भाव है सुक्तों में आने वाले, किसी भी सुक्त में अस्तः पद प्रयोग हो। ठीक है, किसी भी मंत्र विशेष में, सूक्त विशेष में, तो उसकी भी रिपित संज्ञा हो जाती है। ठीक है बच्चा, और सिंपल है। ये सूत्र दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो है रिपित संज्ञा से संबंधित सूत्र है, कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखने में तो लगेगा ही नहीं आप लोगों को कि ये रिपित संज्ञा से है या नहीं है। इसमें क्या है, सूत्र विशेष को याद रखना है। ठीक है बच्चा लोग, इस तरह से जो है ऐसे आगे जितना भी जाओगे ऐसे सूत्र विशेष आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एतशे कह, ठीक है, कह पद की भी रिक्त संज्ञा होगी, लेकिन कंडीशन क्या है, उससे जस्ट पहले एतशे शब्द प्रयोग हो। चलिए, इस कह से संबंधित हमने अभी एक सूत्र पढ़ा था जिसके द्वारा रिक्त संज्ञा होती है, वो क्या है, कंडीशन क्या था उसकी? जस्ट हमने पूर्व में अभी पढ़ाई है, बताओ। वो जो ककार होना चाहिए ना, वो जो ककार होना चाहिए वो अनुदात होना चाहिए। चलो, और बाकी बच्चे लोग जो विशाल कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं या कुछ मिस्टेक है? सर से बोल रहे हैं। ये बोल रहे सही हैं? है। भैया हाँ सही बोल रहे हैं। अनुदात से पूर्व, वो का से पूर्व अनुदात की वो लाइन आती है उसमें, इस तरीके से भैया सूत्र सही क्या है, सूत्र क्या है? अनुदातम सूत्र उसका भैया। कर अनुदातम। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसी प्रकार से कह पद भी मान लिया अनुदात नहीं है। ठीक है, और उससे पहले एतशय शब्द का प्रयोग है, तब भी कंडीशन क्या हो जाएगा, कह पद रिक्त संज्ञा हो जाएगी। ठीक है बच्चा, कंडीशन क्या, बस उससे पहले एतशय पद का प्रयोग हो तो ऐसा कह पद भी रिक्त संज्ञा हो जाएगी। क्लियर बच्चा? हाँ बच्चा, आगे जितना भी देखोगे कह पद से जस्ट पहले दिव्य पद हो, एतशय पद हो, अपह पद हो, तो इन सभी पद के पूर्व में रहने के कारण अकह पद भी क्या हो जाती है, रिक्त संज्ञा। इससे पहले आपने जो कह देखा, एतशय पद होना चाहिए पूर्व में, या फिर दिव्य पद हो, या फिर अपह पद हो। ठीक है, और इन तीन पदों के पूर्व में रहने पर अकह कह पद जो है क्या हो जाती है, रिक्त संज्ञा। तो अभी बताओ कि क पद से संबंधित आपने कौन कौन सा सूत्र पढ़ा जो रिक्त संज्ञा करता हो? वह 4 सूत्र हो गए हैं। चार चार सूत्र हो गए, कौन कौन? एक तो करनुदाता हो गया, एक ये हो गया अभी जो पढ़ा था ऐतशे का, एक ये वाला हो गया दिवा वाला, और ये दिवा का वाला, और एक ये हो गया आपस का। बहुत सुंदर। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल सूत्र विशेष है इसमें। चलो बच्चे, कहीं समस्या आप लोग को यहाँ तक? हाँ बच्चा लोग बोलो। ये कि नहीं भैया। क्लियर है। अभिधा शब्द वो वाला अभिधा? कौन सा अभिधा? अभिभा शब्द, अभिभा शब्द रिपित संज्ञा वाला। अभिभा, अभिभा, बस सिंपल अभिभा पद हो उसकी रिक्त संज्ञा हो जाती है, बस सिंपल सा। जैसे आपने इससे पहले प्रातः शब्द का देखा था, तो प्रातः शब्द क्या हो जाता है, उसकी रिक्त संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार अभिभा शब्द भी रिक्त संज्ञा है। हाँ बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? कुछ समस्या है यहाँ तक तो बताओ। जी भैया हो गया क्लियर, इसमें ये छूट गया था मेरा जी। कोई बात नहीं। अब आगे जब देखोगे कि जैसे प्रातः पद की रिक्त संज्ञा होती है, उसी प्रकार से अतः
पद की रिक्त संज्ञा हो जाती है। यानी आपको बस पद विशेष का नाम याद रखना है, कौन कौन सा पद रिक्त संज्ञा हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू या फिर आप कोटेशन याद कर लीजिए। कोटेशन यथा जो है ना नीचे, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस कंडीशन याद रखिए, सूत्र याद। ठीक है, उस सूत्र का भावार्थ क्या है वो याद। ठीक है, यानी किसी मंत्र में अतस्था पद का प्रयोग हो, उसकी भी रिक्त संज्ञा हो जाती है। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये 14वां नंबर सूत्र। बोलो जी बच्चा। भैया। चलो जी विशाल भैया को क्लियर। हाँ 15वां नंबर सूत्र का भावार्थ पढ़ो। जी भैया। अभिपूर्व मस्तः विपद जिसके पूर्व में नहीं, ऐसा अस्था पद रिफित संज्ञक होता है। हाँ, क्या भाव है विशाल? भैया कोई ऐसा पद यानी कि कोई ऐसा वैदिक पद जिसमें वी विशेषण नहीं लगा हुआ, वी उपसर्ग नहीं लगा हुआ, उस उस अष्ट पद की जो है रिफित संज्ञा होती है। यानी कि अगर अष्ट पद से पहले वी नहीं लगा हुआ उसमें, तो उसकी रिफित संज्ञा होगी। हाँ बुआ, देखो क्या है, अष्टक पद हो बाद में और उस अष्टक पद से जस्ट पहले वी उपसर्ग को छोड़कर, वी उपसर्ग ना हो, इसके अतिरिक्त जो भी उपसर्ग आपने पढ़ा है यास्काचार्य के अनुसार या पाणिनि के अनुसार, ठीक है, वो उपसर्ग हो तब अष्टक पद की क्या हो जाती है, रिफित संज्ञा हो जाती है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अविपूर्वम अस्ता, यानी वी उपसर्ग ना हो और आपने पढ़ा होगा, ठीक है, निषेध अर्थ में पूर्वम पूर्व में ना हो, तो ऐसे अष्टक पद क्या हो जाती है, रिक्त संज्ञा। ये समझ में आया सूत्र विशेष बच्चा लोग? जी भैया। है ना? सूत्र देखो कितना सिंपल सिंपल इसमें प्रयोग किया गया ऋग प्रातिशाख्य में। सूत्र में इसकी व्याख्या छिपी हुई है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करोगे चीजें याद हो जाएगी, इसमें बिल्कुल फैक्ट चीज है। आप जितना याद करो उतना आपको समझ में आने लगेगा। उसी प्रकार से जैसे आपने प्रातः पद देखा कि उसकी रिक्त संज्ञा होती है, अविभव पद की रिक्त संज्ञा होती है, उसी प्रकार से स्वह पद, ठीक है, स्वस्ति स्वह पद की भी क्या हो जाती है, रिक्त संज्ञा हो जाती है। बहुत सिंपल है इसमें। तो स्वरित स्व की वो स्वपद कैसा होना चाहिए, स्वरित होना चाहिए। स्वरित का चिन्ह कैसा होता है? हाँ सर चलो, उसमें खड़ी पाई की तरह होता है, वो खड़ी रेखा। रेखा होती है। ठीक है, तो ऐसा स्वपद जो स्वरित चिन्ह से युक्त हो, तो उसके भी क्या हो जाती है, रिक्त संज्ञा। यानी स्वपद के लिए यहाँ पे स्व स्वरितम, यानी मैं कंडीशन लगा दिया कि स्वपद में यदि अनुदात है तो ये नहीं होगा, स्वपद में यदि उदात है तब भी नहीं होगा। स्वपद में क्या होना चाहिए, स्वरित का चिन्ह होना चाहिए, तभी ये जो है आपका रिक्त संज्ञा बनेगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चा, कंडीशन समझ में आ गया? कोई समस्या है यहाँ पे? जी भैया समझ आ गया। अगला जो सूत्र देखिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बच्चा बोलो। सर यहाँ पे बोला ना कि स्वाहा पद में स्वरित स्वर का चिन्ह होना चाहिए, हाँ, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बताया था ना कि वो पुराना नोट से इसमें स्वरित का चिन्ह नहीं लगा पाया था वर्ड फाइल में, मुझे उस अच्छा अच्छा, समय हाँ जी सर। पता नहीं था। अब मैं सुधार दूंगा वर्ड फाइल में जाकर। ठीक है, ताकि आने वाले बैच में बच्चों को ये ऐसा डाउट ना आए। ठीक, चलो आगे चले। देखो अगला सूत्र कहता है, ठीक है, अवह पद, ठीक है, महापद से जस्ट पहले अवा पद हो तो अवा पद की रिक्त संज्ञा हो जाती है। यानी बाद में महापद हो और उससे पहले अवा पद हो तो ऐसे अवा पद की रिक्त संज्ञा। और सूत्र कितना सिंपल, ठीक है, समझ में आया ये? जी सर। है ना? कितना सिंपल सिंपल सूत्र है। आपको कंडीशन याद रखना है, कब कौन सा पद रिक्त संज्ञा होगी तो कौन सा भैया पद यहाँ रिक्त। एक क्वेश्चन है। हाँ बस बोलो। ये जो सूत्र है अवर में मोह में, ये पता तो हाँ चल ही नहीं रहा कि से जो है जो है कि अब जो है वो पूर्व में होना चाहिए, ऐसा तो कुछ देखो, मतलब इस सूत्र से पता हाँ, नहीं चल तो रहा। जब आप प्रातिशाख्य देखेंगे ना, तो इसमें बीच में और भी बहुत सारे सूत्र आए थे उससे संबंधित। ठीक है, तो उन सूत्रों को नहीं लिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ रिक्त संज्ञा को बताते थे।
यानी अनुवृत्ति थी, उससे पहले वाले सूत्र विशेष में उसका वर्णन किया गया था। ठीक है, इस आधार पे फिर अच्छा। डायरेक्ट वहां पे सिंपल सूत्र लेकर, यानी जब आपने देखा होगा पाणिनि अष्टाध्यायी में भी बहुत सारे सूत्र विशेष ऐसे हैं जो अनुवृत्ति अगर हो रही है एक ही सूत्र की तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में वो प्रयोग करते हैं या च लगाते हैं। ठीक है, देखा है और आप तो व्याकरण के ही हैं, तो जी। आपने देखा भी होगा च पद लगा के या फिर अनुवृत्ति लगा के। जैसे कि एक सूत्र है दुरादि की चा, पंचमी हाँ, विभक्ति का। इससे पहले सूत्र आया था, ठीक है, जिसमें पूर्व की बात की गई थी, लेकिन वो सूत्र मैंने यहाँ पे दिया नहीं था। बस यहाँ पे सिंपल सिंपल रिक्त संज्ञा किस किस पद की ओके। होती है उनसे दे दिया गया। चले आगे, यहाँ पे हमने देखा अवपद का जो जी है भैया। रिक्त संज्ञा की कंडीशन क्या है, महापद बाद में होना चाहिए। और अंतिम जो सूत्र विशेष आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितना भी पद आप यहाँ पर देख रहे होता, सनिता, पोता इत्यादि, ये सारे पद जो है इनके भी क्या होते हैं, रिक्त संज्ञक है। और इसके साथ साथ ये नीचे वाले पद विशेष भी, ये सभी क्या है, रिक्त पद है। तो अच्छा टोटल भैया, तो ये जो शब्द है ये रफिक संख्यक होते हैं, लेकिन इनका कोई सूत्र नहीं है। नहीं, कोई सूत्र था, बहुत लंबा था। ठीक है, तो मैंने अलग अलग अच्छा। पद विशेष को ही अलग अलग करके दे दिया गया। अब सूत्र अब एक साथ लिखूंगा फिर मैंने लिखा नहीं। सूत्र को क्या है, चलो। बस इन सबको जोड़ दोगे। ठीक है, इसमें बस अच्छा ये अच्छा, समझ गया। कौन कौन सा पद है यहाँ पे, कौन कौन सा पद रिक्त पद होता है, नीचे में भी रिक्त संज्ञक, ये सारे पद। तो ये रिक्त संज्ञा के संदर्भ में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन सा पद जो है रिक्त संज्ञा होता है। ठीक है, टोटल 19 यहाँ पे सूत्र मिलेंगे आपको रिक्त संज्ञा से संबंधित। तो सबको अच्छे से पढ़िए, याद रखें कंडीशन, कौन सा पद कब रिक्त संज्ञा होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या रिक्त संज्ञा में? नहीं भैया, क्लियर है। चलो। हाँ, अब मैं एक टॉपिक जो छूट रहा था, स्वर भक्ति, बोला था लास्ट में पढ़ाऊंगा इसको। चलो, कोई बताएंगे स्वर भक्ति क्या होता है? और ये सिर्फ और सिर्फ ऋग प्रातिशाख्य में ही आता है ये सूत्र। बताओ चलो, आपने पढ़ा है या फिर जानते हो उसके विषय में, तो बताओ। भैया ना ही पढ़ा है ना ही सुना है। हाँ, स्वर भक्ति देशभक्ति सुना होगा आपने, है? देखो यहाँ पे, चलो तो नीतू पढ़ो, नीतू पढ़ोगे? हाँ, पढ़ना, पढ़ो उसको, स्वर भक्ति का डेफिनेशन। स्वर भक्ति पूर्व भाग अक्षर अंगम। हाँ, बस देखो क्या है स्वर भक्ति। एक तो सूत्र याद रखिएगा पूरा स्वर भक्ति का, ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इतना दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये बताना आप लोग इस स्वर भक्ति का डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है, नीचे पढ़ना, इसको नीचे वाला भी पढ़ ही लो। स्वर भक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबंध होती है और यह पूर्व प्रति अक्षर स्वर वर्ण का अंग होती है। हाँ, देखो ये कह रहा है कि किसी भी पद में, ठीक है, रेफ यानी र हलंत हो या रकार रकार हो, ठीक है, या फिर लकार, ठीक है, यानी किसी भी पद विशेष में स्वर भक्ति वही होगा जो, क्या हो गया, पेन चल नहीं है। देखो कंडीशन ध्यान रखना, रेफ या लकार हो, ठीक है, और इस रेफ या लकार से जस्ट पहले, ठीक है, सॉरी, किसी भी पद विशेष में पूर्व में रेफ या लकार हो और उसके जस्ट बाद, ठीक है, कोई व्यंजन वर्ण हो। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी रेफ या लकार के जस्ट बाद कोई व्यंजन वर्ण हो। ठीक, तो जो रेफ या लकार है और उत्तरवर्ती जो भी व्यंजन वर्ण होगा, अभी एक एग्जांपल से हम सीखेंगे अभी, तो उत्तरवर्ती व्यंजन और उससे पूर्व जो रेफ या लकार है, इन दोनों के बीच जब उच्चारण करते हैं तो एक हल्का स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है,
स्वर भक्ति। जैसे निर्मल पद में देखिए, निर्मल पद में रेफ कहाँ पे है, किस वर्ण के ऊपर है, बताओ। संदीप यहाँ पे वर्ण विन्यास करके भी दिखाया गया, बताओ बच्चा लोग आप लोग। माँ के ऊपर है क्या ये? माँ के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे रेफ है या नहीं, है ना, र हलंत है ना, रेफ का मतलब र हलंत, लकार का मतलब ल हलंत, ध्यान रखिएगा। तो देखो ये कह रहे हैं कि किसी भी पद में रेफ या लकार हो और उससे जस्ट उत्तरवर्ती बाद में कोई ना कोई व्यंजन वर्ण हो। व्यंजन वर्ण यहाँ पे कौन सा है रेफ के बाद? हाँ बच्चा माँ लोग है। बताओ। रह भी है, माँ नहीं। है, ठीक है। तो ये जो रेफ यानी हलंत और म हलंत, ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इन दोनों के बीच में, र हलंत और म हलंत के बीच में एक हल्का स्वर उत्पन्न होता है। ये हल्का स्वर कहाँ से, किससे संबंधित होता है? रेफ से जस्ट पहले वाला जो भी स्वर वर्ण आएगा उसी का अंग होता है। वो हल्का जो स्वर उत्पन्न होता है वो स्वभाव में पता नहीं चलता, बहुत बारीकियां जो भाषा वैज्ञानिक हो या फिर जो उच्चारण को अच्छे से जानते हैं उनको ये ऋक् प्राति शाक्य के संदर्भ में स्वर भक्ति ज्ञान हो पाता है। यानी कंडीशन ये कह रहे हैं कि किसी भी पद में रेफ हो और रेफ या लकार हो उससे जस्ट बाद कोई न कोई व्यंजन वर्ण हो, तब ऐसे रेफ या लकार को उच्चारण करते समय जो हल्का स्वर उत्पन्न होता है वो हल्का स्वर अपने से पूर्ववर्ती जो भी स्वर वर्ण होता है उसी का एक भाग होता है, उसी का एक अंग होता है। इसी बात को यहाँ पे आप नीचे में भी देख सकते हो कि जो रेफ यानी र हलंत और म का जो सहयोग है आप इसमें देख रहे हैं। तो जब आप रेफ और म का उच्चारण करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक हल्का स्वर का आगम होता है। ये हल्का स्वर, ठीक है, क्या है, आगम होता है, वही क्या होता है, स्वर भक्ति। ये हल्का स्वर कहाँ से आता है? रेफ से जस्ट पूर्ववर्ती जो भी स्वर वर्ण होगा, ठीक है, जो भी स्वर होगा उसी का एक पार्ट होता है, निर्मल, ठीक है। तो उच्चारण में आपको ज्ञात नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये तो र हलन जो है ऐसा उच्चारण में हो रहा है, लेकिन एक बहुत ही मध्यम स्वर का आगमन होता है। इसी सूत्र को यहाँ पे कहते हैं कि जब रेफ या लकार से जस्ट बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, इन दोनों के बीच में उच्चारण करते समय जो भी स्वर का आगमन होता है वो स्वर अपने से पूर्व भाग, अपने से पूर्व भाग वाले, यानी पूर्व भाग का मतलब अपने से पूर्ववर्ती जो भी स्वर वर्ण अक्षर होगा उसी का एक अंग है। यही क्या कहलाता है? स्वर भक्ति। और ये जो स्वर भक्ति का डेफिनेशन पूछा गया था, सूत्र पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, साथ ही साथ, ठीक है, जैसे अगला जो आप देखोगे तो यहाँ पे एक कलहन है। तो ये बताओ कि इसमें स्वर भक्ति कहाँ पे है, बताओ कलहन वाले पद विशेष में। सर कलहन बोलते लॉ के पहले एक छोटा सा अ आया है ना, हाँ कलहन। हाँ कल ओ अ है। हाँ, तो यानी कलहन यानी ल और ह के बीच में जो है स्वर भक्ति उत्पन्न हो रहा है। यानी ल और ह के बीच में एक हल्का स्वर, एक मध्यम स्वर आ रहा है। वो स्वर किसका पाठ है? अपने से पूर्ववर्ती किस स्वर वर्ण का? तो अपने से पूर्ववर्ती ल हलन से पूर्ववर्ती क्या है यहाँ पे? ल हलन से पूर्ववर्ती क्या, कौन सा वर्ण है? अ है, ठीक है। तो इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, हाँ, फिर आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस ये समझने के लिए आपको मैंने बताया। आप बस सूत्र याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्वर भक्ति के दो भेद होते हैं, वो दो भेद याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको निर्मल वगैरह देकर आप नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सी स्वर भक्ति है, मतलब कहाँ पे हो रही है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसका सूत्र याद रखिएगा और इसके दो भेद हैं, ठीक है। कौन कौन सा भेद है इसको दीपिका पढ़ना है इसको। सूत्र जो अभी हमने देखा स्वर भक्ति का, वो स्वर भक्ति दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नाम पढ़ो। द्रागी यस्य सार्ध मात्रा, जो हाँ दीर्घ स्वर भक्ति होती है वह अर्ध मात्रा काल वाली होती है। हाँ, तो देखो इसमें जो पहला भेद है स्वर भक्ति का, ठीक है, दीर्घ तड़ा स्वर भक्ति कहो या दीर्घ स्वर भक्ति कहो, ठीक है, एक ही नाम है, या दीर्घायुषी कहो, एक ही नाम है, ठीक है बच्चा। तीनों एक ही नाम। पहला भेद दीर्घ स्वर भक्ति या दीर्घ तरा स्वर भक्ति या दीर्घायुषी
एक ही नाम है तीनों, ठीक है। तो पहला जो स्वरभक्ति है इसका अर्थ ये है कि जो भी दीर्घायुषी या दीर्घ तरल स्वरभक्ति है या दीर्घ स्वरभक्ति है उसका उच्चारण काल कितने मात्रा का होता है? बताओ। आधी मात्रा, अर्ध मात्रा का भैया। आधी मात्रा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला है दीर्घायुषी या दीर्घ तरल स्वर भक्ति या दीर्घ स्वर भक्ति, और दूसरा है ह्रस्व स्वर भक्ति, ठीक है। दो ही भेद हैं इसके। तो इसमें सूत्र याद रखिएगा कि जो दीर्घायुषी या फिर दीर्घ तरल स्वर भक्ति या दीर्घ स्वर भक्ति, ठीक है, ये इसका उच्चारण स्थान या उच्चारण की मात्रा कितना है, काल का होता है, तो अर्ध मात्रा का होता है। वही जो है जस्ट आप नीचे देखोगे दूसरा जो भेद है ह्रस्व स्वर भक्ति, ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान है या उच्चारण काल है अर्धो अर्धोना, ठीक है। अन्य अन्य इस पद से क्या समझ, यहाँ पे क्या आ रहा है? अन्य, और इसमें अगला पद है अर्धोना। हाँ, दोनों का क्या अर्थ है, कोई बताएंगे? अन्य का अर्थ है सर हर्ष स्वर भक्ति। हाँ, अन्य का मतलब ह्रस्व स्वर भक्ति। बीच में और भी कुछ आया था, ठीक है, ह्रस्व स्वर भक्ति। यानी ह्रस्व स्वर भक्ति के दो ही भेद है, स्वर भक्ति के दो ही भेद हैं। एक तो आपका दीर्घ स्वर भक्ति, दूसरा ह्रस्व स्वर भक्ति। दीर्घ स्वर भक्ति का जो मात्रा काल है उच्चारण का, ठीक है, वो क्या अर्ध मात्रा वाला है। जबकि ह्रस्व स्वर भक्ति का जो है उच्चारण काल जो है अर्धोना या फिर एक चौथाई, 1/4 जिसको कहते हैं, या फिर पाद, एक ही नाम है, ठीक है बच्चा। अब इसमें ये अर्धोना या अन्य अन्य पद से तात्पर्य है ह्रस्व स्वर भक्ति। ये ध्यान रखना है, ये सूत्र दे दिया जाए आपसे पूछा जाए, ये अन्य पद का मतलब ह्रस्व स्वर भक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका मात्रा काल कितने काल का होता है, तो ये जो है एक चौथाई, 1/4 इस तरह से भी दे दिया जाए, या एक पाद, ठीक है, या फिर अर्धोना पद ही दे दिया जाए। ये एक ही बात को कहते हैं कि जो ह्रस्व स्वर भक्ति है ये जो है इनका जैसे दीर्घ वाले में जो है अर्ध मात्रा लगता है, अर्ध का भी जो है आधा पार्ट जो है क्या कहलाता है, आपका ह्रस्व स्वर भक्ति, ठीक है। तो ये जो है दो सूत्र विशेष ध्यान रखिएगा कि स्वर भक्ति का सूत्र क्या है, स्वर भक्ति के दो भेद कौन कौन से हैं, दीर्घा दीर्घायुषी या फिर दीर्घतरा या स्वर भक्ति, इसमें कितने मात्रा काल का जो है समय लगता है, और ह्रस्व स्वर भक्ति में कितने मात्रा का समय लगता है, और अन्य पद से क्या तात्पर्य है। बेसिकली बस इतना ही याद रखिए। तो आपका जो है ऋक् प्रातिशाख्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आप उससे आप इजिली कर पाएंगे। ये हो गया आपका पूरा मैक्सिमम। इससे ज्यादा जो है ऋक् प्रातिशाख्य में आप नहीं पढ़ना, इतना ही कर लोगे तो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये ऋक् प्रातिशाख्य संपूर्ण आज कंप्लीट